बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, एक तरफ मज़ाकरात बड़ी अच्छी चीज़ है, पूरा मुल्क दुआ कर रहा था कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मज़ाकरात हों। मज़ाकरात का आगाज़ होता है, बड़े अच्छे तरीके से मज़ाकरात का आगाज़ होता है। कहा जाता है कि जी ट्यूसडे 2 मई को कोई फाइनल राउंड होगा और उसके अंदर चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, जो डेट है उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। लेकिन इस सारे के साथ कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, पंजाब के 2 दफ़ा साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के घर एंटी करप्शन पंजाब बमा कोई और नहीं, पंजाब पुलिस धावा बोल देती है और एपीसी के थ्रू उनके घर के गेट को तोड़ा जाता है। उसके बाद अंदर ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जाती है। कहा यह गया कि पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम, जिसकी मेरे ख्याल में खालिक है पीटीआई, ये मुझे आईजी पंजाब ने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पेट्रोल बम जो बनता है वो पीटीआई को बनाना आता है। सो परवेज़ इलाही साहब के घर से पेट्रोल बम फेंके गए, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल हुई। आज सुबह 6 बजे पुलिस वहाँ से गई, एंटी करप्शन गए और सुहेल जफ़र चट्टा जो डायरेक्टर एंटी करप्शन है, उन्होंने बताया कि जी क्या कुछ हमारे साथ हुआ और उसके बाद ये सब कुछ किया गया। इशू ये है कि इस सारे के बाद आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम मज़ाकरात कर रहे हैं और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली अभी हमारे प्रोग्राम से कुछ सेकंड पहले हमारे ही चैनल से ब्रेक हुई कि शाह महमूद कुरैशी साहब की इसहाक डार साहब से बात हुई है और इसहाक डार साहब ने कहा है कि कल रात लाहौर ज़हूर इलाही रोड पे चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे जो कुछ हुआ है हमें उसका नहीं पता। जी हाँ, वफाकी हुकूमत कह रही है कि लातल्लुकी का इजहार कर रही है और कह रही है हमें नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हुआ है। तो ये सब कुछ फिर किसने किया है और क्या इन हालात में मज़ाकरात आगे जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे? प्रोग्राम के पहले इससे मैं इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है असद अशरफ साहब ने। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मेरे साथ हैं आलिया हमजा मलिक, आप साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर असद अशरफ साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, आपके ही सैनेटर इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि कल रात को परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो हुआ है हमें नहीं पता। उन्होंने कहा लातल्लुकी का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको फोन किया। सर, फिर कैसे ये सब कुछ हो गया? पंजाब पुलिस, एंटी करप्शन पंजाब, ये किसके हुक्म मान रही है और किस पे ये सब कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुस्लिम लीग नून की हमेशा से, जब से सियासत शुरू हुई है, आप देख लें कि इस किस्म की कभी भी हरकत नहीं की गई है। और वफाकी हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन सेनेटर इसहाक डार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, मियाँ साहबान जो हैं वो कभी भी इस तरह की विंडिक्टिव पॉलिसी और इंडिविजुअल रिवेंज लेने की पॉलिसी नहीं करते। बारहा हमने मुशर्रफ दौर में उन अफसरान, उन लोगों के बारे में बताया कि किस तरह आपकी गैर मौजूदगी में जब बाहर थे तो इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। उन्होंने अपना मामला हमेशा अल्लाह पर छोड़ा। और एक तो पुलिस ऑफिसर जो लाहौर के थे और बड़े, उन्होंने हमारे फिर नून लीग के वर्करों पे मुशर्रफ दौर में बहुत कुछ किया था। जब वो बीमार हुए और सख्त बीमार हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि देखा अल्लाह की लाठी, मैं फिर भी उसके लिए और आप भी दुआ करें कि अल्लाह उसे सेहत दे। तो ये हमारे कायदीन की और ये हमारी लीडरशिप की सोच है। ये वो सोच नहीं है कि रोज़ सुबह शाम लोगों को, अपने सुनने वालों को, अपने फॉलोअर्स को ये कहा जाए कि उठो, अपने हक के लिए आग लगा दो, पाकिस्तान को तबाह कर दो और ये कर दो, वो कर दो। इस किस्म के नहीं है। देखें, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है और वहाँ पर एंटी करप्शन के पास जो सबूत थे या जिसके बिना पे उन्होंने गुजरांवाला में पर्चा किया जी, तो उनके जो पंजाब के हेड है, उन्होंने चट्टा साहब ने, सुहेल जफ़र चट्टा साहब ने आपके सामने आके कहा, बल्कि ना सिर्फ यहाँ, जब वो वहाँ पुलिस फोर्स के साथ गए, मैं गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ मीडिया पे या देखा गया या दिखाया गया, हर कैमरा जो है वो उस वक्त सड़क पे भी था और वो अंदर भी था और जो जिसने किया वो हर कैमरे की आंख ने देखा और वो उसको, उसके थ्रू करोड़ों लोगों ने देखा है, तमाम पाकिस्तानियों ने देखा है। बड़ी बुरी बात है अगर कोई यहाँ पर पुलिस का ऑफिशियल या कोई अदालती ऑफिशियल यहाँ पर हमारे घर के बाहर आता है तो हम हमेशा उन्हें अब कमरे में ला के बिठाते हैं
और उनकी बात जो है उसकी तामील करते हैं। ये नहीं होता कि इस तरह किया जाए कि दरवाजे बंद किए जाए और अंदर से पेट्रोल बम फेंकी जाए। वो ठीक है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात तो ये है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा का ये शहर है और यहाँ पर 8 घंटे तक ऑपरेशन होता रहा और चंद कदमों के फासले पर जमान पार्क था, लेकिन परवेज इलाही को उसके साथ खड़ा होने के लिए कोई फुटपाथ पे भी बाहर नहीं है, घर तो दूर की बात। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक ब्रेक का जी कहा जा रहा है। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से आते हैं तो बहुत सारे सवालात हैं जो डॉक्टर असद अशरफ के जो उन्होंने हमें व्यू पॉइंट दिया है उसी के अंदर खड़े हो जाते हैं। सो वो सवालात पे जवाब भी लेंगे डॉक्टर असद अशरफ से और अली हमजा मलिक से। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन ब्रेक से पहले डॉक्टर असद अशरफ बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बदला नहीं लेती, ये ना उनकी पॉलिसी है। फिर जनरल मुशर्रफ का टाइम का उन्होंने बताया और हम सबको याद है जब जनरल मुशर्रफ का टाइम था किस तरह हमज़ा सुबह से लेकर रात तक नैब में बैठाया जाता था। लेकिन अब सवाल आलिया की तरफ में आता हूँ। सवाल आलिया ये बिल्कुल फ़र्क है। कल खलीकुज़्ज़मान जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं वो आए परवेज़ इलाही साहब के गेट के ऊपर और उन्होंने कहा कि जी परवेज़ इलाही साहब को 6 तारीख तक की बेल अप्रूव्ड है, मेरे पास सिर्फ उसकी कॉपी नहीं है बट वो अप्रूव्ड है। उसके बाद एंटी करप्शन ने और बमा लाहौर पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और धावा बोल दिया गया। अब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आया झूठ बोल रहे थे या पुलिस को इंस्ट्रक्शंस कुछ ऐसी थी और एंटी करप्शन को कि हर हालत में परवेज इलाही साहब के घर का गेट भी तोड़ना है और उनके घर के अंदर भी घुसना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ना मंसूर साहब मुझे 2-3 बातों का जवाब देने दें। ये कहा गया कि जी ये जो पेट्रोल बम है ये पीटीआई की इजाद है। जी बिल्कुल पेट्रोल बम पीटीआई की इजाद है, लेकिन वो वाला पेट्रोल बम जो प्लास्टिक की बोतलों में बनता है और मुझे तो नहीं लगता कि प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम बन सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये कहा गया कि जी इस वक्त सागदार साहब ये कह रहे हैं कि ये हमला हमने नहीं कराया है, जो हमारे निगरान वजीर आला कह रहे हैं वो हमला हमने नहीं कराया है, जो हमारे आईजी हैं वो कह रहे हैं हमने हमला नहीं कराया है, जो हमारे इस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब है वो कह रहे हैं हमने हमला नहीं कराया। तो जरा ये सारे अशखास मिलकर बैठे और मुझे ये बताएं कि ये इशारा किसकी तरफ करें? महकमा ज़राअत की तरफ करें, खलाई मखलूक की तरफ करें, न्यूट्रल्स की तरफ करें, किसकी तरफ कर रहे हैं? किसके कहने के ऊपर साबिक वजीर आला के घर का दरवाजा बख्तर बंद गाड़ियों से तोड़ा गया, उनके अंदरूनी गेट को ठुड्डे मारे गए और ये बेसिकली ठुड्डे उनके गेट पर नहीं थे, ये अदलिया के उस फैसले के ऊपर थे जिसमें उन्हें 6 मई तक की यहाँ पर उन्होंने जमानत दी हुई थी और उसके बाद अंदर जाके उनके घरेलू औरतों को कैमरों के आगे लाकर जिस तरह घसीटा गया और उनके सर से चादरें खींची गई, ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक, लेकिन पहली बात मैं ये बता लेकिन आलिया मुझे एक चीज बताइएगा। आलिया सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, एक चीज बताइएगा। अभी आपका जो बात है बिल्कुल फैक्चुअली यू आर राइट, लेकिन उसके बाद होता यह है कि दहशतगर्दी का जो पर्चा है वो काटा जाता है परवेज इलाही साहब पर, 13 दिफात उस पर लगाई जाती हैं और 25 अफराद को गिरफ्तार किया जाता है। मुझे समझाएं कि क्या वहां पर कोई दहशतगर्दी हो रही थी? आप लोगों का पीटीआई का सदर कोई दहशतगर्द था वहां पर? मेरी समझ से बाला थी और लाहौर पुलिस को अगर ना चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, ना आईजी ने कहा है, ना फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है, तो फिर वो किसकी कंप्लायंस कर रही है एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस? किसकी कंप्लायंस कर रहे थे और प्लस किसके अहकामात वो बार बार फोन के ऊपर ले रहे थे। अभी ये जो आपने बात की मैं इसी तरफ आने लगी थी। असद साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम इंतकाम नहीं लेते। मैं इनकी बात को 100% मान जाती अगर मेरे सामने शहबाज गिल की मिसाल ना होती, मेरे सामने ये ना होता कि उसको बेलिबास करके जिस तरह से उस पर तशद्दुद किया गया, मेरे सामने आजम सवाती की मिसाल ना होती, मेरे सामने इस वक्त करंट अली जैदी, अली अमीन गंडापुर की मिसाल ना होती, मेरे सामने इस वक्त मुराद सईद की वो एफआईआर ना होती, या मेरे सामने इमरान खान साहब के ऊपर 147 मुकदमात ना होते और जिनमें से एक मुकदमा तो पर्टिकुलरली आपने देखा है कि वो तौहीन डर्टी हैरी या तौहीन साइकोपैथ
लटका है और हर मुकदमे के अंदर खान साहब के ऊपर भी दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है, खान साहब के ऊपर भी बगावत के मुकदमात लगाए गए। यही हुआ है, हमला किया गया, बलवा किया गया परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर और बाद में FIR भी उन्हीं के ऊपर काटी गई। ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जमान पार्क के ऊपर हमला किया गया, हमारे लोगों को वहां से अगवा किया गया, तोड़ फोड़ की गई, दरवाजे तोड़े गए, बिलडोजर से वो दरवाजा टूटा था, रात को बख्तरबंद गाड़ी से वो दरवाजा टूटा था और दरवाजे तोड़ के घरेलू खवातीन को जिस तरह सरेआम रुस्वा किया गया। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, अगर ये इंतकाम नहीं है तो क्या है? एक ऐसे 147 बोगस केसेस, जिन केसेस का ना कोई सर है ना पैर है, 4 केसेस जिनके ऊपर ये मुझसे बात करते थे, फॉरेन फंडिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बिल्कुल उड़ा के रख दिया कि स्टेट बैंक ने हमें कोई ऐसी बात नहीं की। तोशाखाना से ये खुद बैक ऑफ कर गए जब से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि सबके तोशाखाना को पब्लिक कर दे। मुझे जरा ये चीज आलिया, मुझे जरा ये चीज ना डॉक्टर साहब के पास लेके जाने दें। डॉक्टर साहब, शहबाज गिल, आजम सवाती, अली जैदी, अली अमीन गंडापुर, इमरान खान, वो कह रहे हैं कि जी इन तमाम को तशद्दुद इन पर जो किया वो आप लोगों की हुकूमत ने किया, जो इन पे FIR काटी वो आप लोगों की पुलिस ने काटी, वो तो आपको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रही, वो कह रही हैं जी आप लोगों ने ही सब कुछ किया है, आप लोगों को सारी मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। देखें, इन चीज़ों को आपने सबने, पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि किस तरह असला बरदार लोग KPK और गिलगित बल्तिस्तान से और दूसरे शहरों से और आज़ाद कश्मीर से और पंजाब से गए हैं वफाक पे हमला करने, और जिस तरह इस्लामाबाद पे आग लगाई गई और दहशतगर्दी की गई और जिस तरह सब कुछ किया गया, इस तरह के वाक़यात कोर्ट अपीयरेंस पे जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या पिंडी में जो हालात हैं, वो आपने क्या नहीं देखे कि किस तरह गाड़ियां जलाई गई और क्या किया है? यहाँ पर लाहौर में आपने नहीं देखा क्या किया गया? क्या किसी दूसरी पार्टी को भी इस तरह किया गया है? नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं किया और एज पर देयर जो उनको आज़ादी राय हक है वो इस्तेमाल किया। आप किसी की माँ बहन को गंदी गालियां दें और फिर आप ये समझें कि वो कुछ नहीं करेंगे इदारों के सरबराह, ये बड़ी ज्यादती है। आप इदारों में नफाक डालें, जूनियर और सीनियर्स की बात करें, आप जो है उनको उकसाएं के बगावत करें जूनियर्स को, ये छोटी बातें हैं। शुक्र करें अभी कुछ हुआ नहीं, वरना तो आप देखें अली वजीर को क्या कहा था उस बेचारे ने, जो 2 साल बगैर किसी चीज के कराची लांडी जेल में रहा, शुमाली वजीरिस्तान का MNA है। इनके साथ तो वही कुछ नहीं है, ये तो 2-2, 3-3 दिन के बाद बाहर आ गए हैं। इन सब की पूरी पार्टी की तारीख में जितनी इनके लीडर्स की कैद है उतनी तो अली वजीर अकेले ने बेचारे ने काट लिया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इस तरह पेट्रोल बम मारेंगे, डॉक्टर साहब मुझे इस तरह पुलिस पे अटैक करेंगे, ये जो है मुझे डॉक्टर साहब जरा एक चीज थोड़ी बताइएगा। अभी इस वक्त आप लोग मुज़ाकरात के, जी ठीक, इस वक्त इस तरह के हालात होंगे तो फिर ऐसा होगा, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब एक सिचुएशन ये भी है जी, एक सिचुएशन इस वक्त ये है कि मुल्क में दुआ करके साल के बाद एक जो क्योस की सिचुएशन सी अपेरेंटली नजर आ रहा है कि शायद वो रिजॉल्व हो जाए, ये जो आप लोगों के मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको लगता है क्योंकि इसहाक डार साहब की इस वक्त जो स्टेटमेंट है कि वफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, पंजाब वाले वैसे इंटरम सेटअप है, उनको तो पता ही नहीं होगा शायद, आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात को सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, बहुत सारी चीजें ना, इसका मैं जो समझता हूँ ना कि इसकी अगर आप बिल्कुल रूट कॉज पे जाएंगे तो वो आपको इसके पीछे मोहन्नस इलाही साहब नजर आएंगे। उन्होंने अपने खानदान के अफराद के साथ, अपने कजन्स के साथ जिस तरह के इक़्तिदार में और ताकत के नशे में बिहेव किया है और जिस तरह उन पर तशद्दुद किया है डालों पे उठा के, ये इनके 5-7 जो कोठियां हैं ज़हूर इलाही रोड पे, ये वहाँ का मसला मुझे ज्यादा लग रहा है, ये मामू ससुर और दामाद का मसला ज्यादा लग रहा है, ना कि ये मुझे कोई और लग रहा है कि सबोटाज करने का। और दूसरा, अगर किसी ने कोई करप्शन किए तो उसका मुज़ाकरा से क्या वो है? अगर मैं आज जुर्म करता हूँ और मैं मुज़ाकराती टीम को हेड कर रहा हूँ तो क्या मुझे वो पुलिस इंतजामिया या जो है उनको लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है उनको ये पूछने का हक नहीं कि ये मैंने क्यों किया है? ठीक, उसका इससे क्या ताल्लुक? ये एक इंडिविजुअल एक्ट है और एक उसका जवाब देना चाहिए, प्रॉपर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। वेरी राइट, बिल्कुल, ये दैट्स द राइट अप्रोच डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक। पथराव और पेट्रोल बम ना फेंक के जाते हो,
8 घंटे तक कोई गरीब आदमी झोंपड़ी वाला किसी एसएचओ को रोक सकता है? यहाँ पे डीजी एंटी करप्शन होता है, यहाँ पर सीओ होता है, यहाँ पे एसपी होता है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं एंटी रॉयड फोर्स होती है। अच्छा, मुझे जरा ये चीज आलिया के पास, ठीक है डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया जी आपका। घर से नहीं कर सकते क्या ताकतवर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? आलिया, मुझे जरा एक चीज बताइएगा, एक तो आई रियली वांट कि आप डॉक्टर असद साहब की बात का कमेंट करें, लेकिन उसके साथ साथ ये जो अभी डॉक्टर साहब बात कह रही हैं कि ये ज्यादा इंटरनल इशू लग रहा है उन 5-7 घरों का, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चौधरी शुजात के घर भी पुलिस चली गई और उनके बेटे ने जब बताया तो पुलिस वालों ने कहा तुम मिनिस्टर होएगा अपने घर च, ये भी डंडा भी पड़ा चौधरी शुजात के बेटे को। फिर ये क्या सूरत हाल थी? अच्छा मंसूर साहब, मैं 2-3 चीजों की बात कर दूं जिस पर असद साहब पहले बात कर रहे थे। मुझे सिर्फ इतना बता दें, मुझे तो आज तक जो हमले याद हैं जो किए गए हैं वो हमला याद है जो सुप्रीम कोर्ट में 1997 में किया गया था, या अब एक दफा दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने की तैयारी की जा रही है, या मुझे तो वो हमला याद है जो नैब के ऊपर किया गया था। और ये मैं अभी फिजिकल हमलों की बात कर रही हूँ, मैं दूसरे हमलों की तरफ तो आई ही नहीं हूँ, जस्टिस कयूम वाले, अरशद मलिक वाले, जस्टिस शमीम वाले, या और किसी को रिश्वत दे दो, नहीं तो खरीद लो, खरीद नहीं सकते तो धोस और धांधली, ऑडियो वीडियो में उन हमलों पर तो अभी आई नहीं हूं, मैं तो अभी फिजिकल हमलों की बात कर रही हूँ। वो पाकिस्तानी तारीख के अंदर याद रखे जाएंगे, उसके अलावा आज तक अदालत के ऊपर हमला नहीं हुआ है। दूसरी बात जो इन्होंने अभी ये की है, बिल्कुल मैं मानती हूं, यहां पर होना क्या चाहिए, यहां पर जिसके ऊपर इल्जाम है, जैसे कल रात को हुए चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर उनकी एक जमानत हुई थी, इन्होंने इस पे तो बात नहीं की, लेकिन जमानत होने के बावजूद वहां पर जब उनको पता चला कि चौधरी साहब यहां पर नहीं है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर के दरवाजे तोड़े, घर की औरतों को घसीटा और साथ ले गए। अब आप मुझे ये बताएं, यहां पर इनका सबसे बड़ा लीडर 4 हफ्ते के अदालत से लेकर जो है लीव लेकर गया, बीमारी का बहाना बनाकर गया, उन 4 हफ्तों को 4 साल होने वाले हैं। कब इस वक्त वजीर आजम हाउस से उसके जमानती को घसीट कर एंटी रॉयट वाले, एंटी करप्शन वाले, पुलिस वाले लेकर जाएंगे, या उसकी बेटी को, नहीं एक सेकेंड, उसकी बेटी को जाती उम्रा से इसी तरह घसीट के लेकर जाएंगे जिस तरह से परवेज इलाही साहब को लेकर गए। हालांकि ना वो जमानत पर है, वो इश्तिहारी भी है, फरारी भी है, और वो अदालत की टर्म के अंदर जो है ना अदालत से बीमारी के बहाने के ऊपर भागा हुआ है। या फिर राना सनाउल्लाह को, जिनके वारंट निकल चुके हैं, जिनके वारंट निकल चुके हैं, उनके साथ ये सलूक कब होगा? अब मैं आपको बताती हूँ ये जो फर्क है। मुझे जरा आने दीजिएगा आलिया, वो पता है टाइम हमारा फिर बिल्कुल मिसमैच हो जाता है। एक बात करने देना, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगी। 147 मुकदमात हुए इमरान खान साहब के ऊपर। डॉक्टर साहब एक सेकंड ठहरिएगा, सिर्फ एक सेकंड। मुझे ये बता दें कि कौन सा मुकदमे जिसमें खान साहब की जमानत नहीं हुई थी। ये जो इनकी फोर्सेस जो पहुंची है जमान पार्क पे हमला करने, वो हर दफा वहां पर रिसीव कराने आई है कि जी इस पेशी पर आपने पहुंचना है। पेशी पर पहुंचवाने के लिए क्या कभी किसी के घरों के ऊपर इस तरह से अटैक किए जाते हैं? पॉइंट आ गया जी, आलिया आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब जरा जी, ठीक, डॉक्टर साहब करप्शन का केस नहीं है। आलिया आपका पॉइंट आ गया जी, मुझे जरा डॉक्टर साहब के पास जाने दीजिएगा। डॉक्टर साहब अब मैं नफाक पर आऊंगी तो सबसे पहले यहाँ पर जो जुर्म साबित होगा, आलिया आपका पॉइंट आ गया है जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे जरा एक और चीज में, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मुझे जरा एक दूसरी चीज बताइएगा डॉक्टर साहब। ये जो आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, बजट के बाद हम लोग असेंबलियां तहलील करेंगे, सर इसके पीछे मंतक क्या है? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। पीटीआई कहती है आप लोग एक ऐसा अवामी दोस्त बजट दे जाएंगे क्योंकि बाद में हम लोग हुकूमत में आएंगे और हम लोग वो चीजें फुलफिल नहीं कर सकेंगे, तो आप हमारे लिए गड़ा खोद के चले जाएंगे। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि ये कोर्ट्स पे और सुप्रीम कोर्ट पे हमले की बात कर रहे हैं। अगर मुशर्रफ जिसके पास आइन भी था और आइन अमेंड करने की पावर भी थी, सीईओ भी था, प्रेसिडेंट भी था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था, तो इनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के हमले केस को रिव्यू में भी खत्म हो गया था, उसको रीओपन किया गया मुशर्रफ ने, और उसको भी कुछ नहीं मिला। यानी कहने का मकसद है
जिसके पास सब सारी ताकतें इकट्ठी थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट हमला केस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या हमारी लीडरशिप पे कि कहीं जरा सा भी कोई मिल जाए और हम उन्हें, उसे भी त्यारा साजिश केस जो है वो लगाना पड़ा और झूठ बोलना पड़ा। और बाकी बातें जितनी भी है वो सारी ये कि हमने कोर्ट की ऑनर में अपीयरेंसेस की हैं, 200 अपीयरेंसेस की है, हमने कोई चाय की टिकोजी सर पे रख के नहीं गए। हम उस वक्त चाय की टिकोजी कौन? भी लेट हो तो हमें कहा जाता था फौरन पहुंचे, नहीं तो बेल कैंसिल हो जाएगी। हमने तो ये किया है, हमारा तो ये वो है। दूसरी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि बजट की बात, तो बजट जो है कि इसमें घबराने की क्या बात है? अगर पाकिस्तान का बजट हो जाएगा, हमने नहीं आपका वो अप्रैल के बाद लिया जब आप बारूदी सुनगे करके दिए। पाकिस्तान को अगर बचाना हो तो उसके लिए अगर आपको कुर्बानी देनी पड़ रही है तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेरी बहन को ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर बार बार कोर्टों का जिक्र किया गया और नवाज शरीफ के बाहर जाने का किया गया है, तो जमानती को पकड़ने से पहले उस पूरी कैबिनेट और हुकूमत और उस वजीर आजम को अंदर करें जिसकी कैबिनेट में बार बार ये फैसले हो गए कि इन्हें बाहर भेजा जाए। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है और सब कुछ हो रहा है। हर कैबिनेट मीटिंग में पीटीआई की उस वक्त यही होता था कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और लोग हमें मारने को पड़ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ को साइड पे करें और इस पे ध्यान दें। अच्छा, लेकिन तो डॉक्टर साहब, कैबिनेट को, हुकूमत को, कोर्ट्स को चाहिए कि कहें वो अपनी मुल्जिम अपनी या मुजरिम अपनी मर्जी से कैदी नहीं किया था, उसको जबरदस्ती लेकिन ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मुझे फिर जरा एक चीज जरा ऐसी बातें कर रहे हैं। साहबा को भी ला के छोड़ा गया था और सारी फैमिली को भी ला के छोड़ा गया। मैं आ रहा हूं जी, आलिया 1 मिनट दीजिएगा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर साहब, फिर मुझे ये तो एटलीस्ट बता जाएं कि ये जो ट्यूसडे को अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसमें कोई शुनीद आपको नजर आ रही है या जो परवेज इलाही साहब वाला एपिसोड हुआ है? टोक बात करते तो आपका सवाल सुने बगैर जी, इस इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और वो जो गैंग ऑफ 4 था साकिब निसार का, वो अगर आज इस्तीफा दे दे तो कल मियां नवाज शरीफ इधर आ जाएंगे। गैंग ऑफ 4 में कौन कौन है जी? जस्टिस साकिब निसार और आज बंदियाल साहब इस्तीफा दे, कल नवाज शरीफ आ जाएंगे यहाँ पे। चीफ जस्टिस को ही आप कह रहे हैं रिजाइन कर दें? आलिया, ये तो ठीक हो गया, लेवल प्लेइंग और जिस तरह कोर्ट को चलाया सुप्रीम कोर्ट को, आलिया आप समझ, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया। 15 जजेस का नाम है सुप्रीम कोर्ट, ये एक आदमी की कोर्ट नहीं है। आलिया वो कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस उन्होंने कहा है कि जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो भी जाएं, उसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी नवाज शरीफ को, और अगर वो नहीं मिलेगी तो चीजें आगे नहीं चलेंगी। आलिया, बहुत मुश्किल सिचुएशन है, आप लोगों को इलेक्शन नहीं मिलने लगे अगर ये मौकफ है जी। देखिए, मेरी एक बात सुने, 14 मई को इलेक्शन नहीं कराएंगे तो उनका वजीर आजम भी जाएगा, वजीर कानून भी जाएगा, वजीर दाखिला भी जाएगा, स्पीकर भी जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? बाकी टेबल पर इन्होंने बैठना ही बैठना है। ये आपको लग रहा है? हमें कोई लगने की बात ही नहीं है। आइन और कानून जो कहते हैं हम तो उसकी बात करते हैं। बाकी हम इनके साथ मुज़ाकरात पे बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, लेकिन हमें नहीं पता था इतने कमजोर दुश्मन से हमारा पाला भी पड़ा हुआ है, जो एक तरफ मुज़ाकरात करता है, दूसरी तरफ अली अमीन को नगर नगर फिराते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं, 35 हमारे वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ जो है हमारे ऊपर हमले शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो मैं बातें करना चाहती थी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो बजट की बातें जरा मैं क्लैरिटी से याद करा दूं आवाम को। 2018 में पीएमएल-एन ने 28 अप्रैल को अपनी हुकूमत जाने से पहले बजट दिया था, तो अब ये जून की गर्दान हमें क्यों सुना रहे हैं? ये अभी मई के दूसरे हफ्ते में बजट दे, पास करा ले। वैसे तो बजट बनना ही आईएमएफ की शराइत के ऊपर है, क्योंकि ना 9th रिव्यू कंप्लीट हुआ है, ना 10th कंप्लीट होगा, ना 11th कंप्लीट होगा, ना आईएमएफ ने इन्हें घास डालनी है। और वैसे भी ये सिर्फ वक्त जाया करें, इनसे कोई माशी बेहतरी होनी नहीं है। ये बात है बजट क्यों अंडरस्टैंडिंग है? एक सेकंड मुझे आलिया, एक मिनट आलिया, एक सेकंड आलिया, एक सेकंड मुझे जरा दीजिएगा। जो उन्होंने चीफ जस्टिस आलिया, मुझे ये चीज बताएं, आप लोगों की ये क्यों अंडरस्टैंडिंग है? अब बाहर बैठ के अपने जख्म चाटे। देखिए, मुझे तो डॉक्टर साहब एक सेकंड मुझे मौका तो दे दें। अपनी बात लॉजिकल मंसूर इनको प्लीज कहें, ये काम ना किया करें। अच्छा, आलिया मुझे जरा ये चीज बताइएगा, आप लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग क्यों है कि आईएमएफ
अनलेस और अनटिल आप लोग नहीं आएंगे तो वो इनको घास नहीं डालेगा। मुझे शॉर्टली ये बताइएगा, आलिया मैंने देखिए मेरी एक बात सुन ले, सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि यहाँ पर 30 अगस्त को इनका जो वजीर खजाना साहब थे, और वैसे तो जो वजीर खजाना साहब है आज उन्होंने जिस तरह इनके कट्टे छट्टे खोल दिए और जिस तरह से इमरान खान साहब की कारकर्दगी की तारीफ करे तो उनको वैसे ही अच्छा पॉइंट पे तो आलिया पॉइंट पे आइएगा प्लीज। बात कर रही हूँ, IMF की वो डील करके गए थे, उसके बाद से जब से सागदार साहब आए कभी IMF की मिन्नतें करते हैं, कभी उन्हें तड़ियां लगाते हैं, लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। आइडियली 9th 10th 11th रिव्यू कंप्लीट होना चाहिए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आलिया आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। डॉक्टर साहब आपको जो आलिया कह रही है कि IMF आपके साथ डील नहीं करेगा अनलेस और अनटिल इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आती, क्या कहेंगे डॉक्टर असद साहब? पाकिस्तान इस्तीफा नहीं देंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो सबसे पहले इमरान खान को 3 दफा का वजीर आज़म बनाओ। तो IMF उसी को दोबारा करेगी, एक बार से डसा हुआ जो होता है दूसरी बार उस होल में हाथ नहीं डालता। ठीक, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। डॉक्टर असद अशरफ बहुत शुक्रिया जी, आलिया हमजा मलिक बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जो बात असद आपने की है चीफ जस्टिस का नाम लेकर उमर अब्दुल साहब का, और उन्होंने कहा है कि जी जब तक वो नहीं जाएंगे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, और लेवल प्लेइंग फील्ड किसको चाहिए? नवाज शरीफ को। जब तक वो नहीं मिलेगी चीज़ें आगे नहीं चलेंगी, मींस इलेक्शंस की तरफ नून लीग PDM नहीं जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वक्त डॉक्टर असद अशरफ ने कही है, और अगर ये बेस लाइन है तो फिर इलेक्शंस कब होंगे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा कराची चलते हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछते हैं कि MQM को क्या इश्यूज़ हैं जो कंसेंसस हो रहा है वहाँ पर, और क्यों उनको कौन एड्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो ख़ुद वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। तो अगर वफाकी हुकूमत में हिस्से के बावजूद सिंध हुकूमत उनकी बात नहीं मान रही तो इसका हल क्या है? एक ब्रेक लेते, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, जहां पर सियासी कशमकश का शिकार है पूरा पाकिस्तान, वहां पर ही कराची के अंदर MQM पाकिस्तान को मरदमशुमारी को लेकर बहुत एतराज़ात हैं। कराची की कहा जा रहा है कि 32,000 के करीब इमारतें इस मरदमशुमारी के अंदर एडअप ही नहीं की गई। हैदराबाद की जो आबादी है वो तकरीबन कराची के करीब करीब है। ये पूरी सूरत हाल क्या है जिसको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन MQM पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है। ऑल्दो MQM पाकिस्तान वफाक में काबीना का हिस्सा भी है, लेकिन यही जो इशू है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ भी उठाया गया है। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, आप सीनियर डिप्टी कन्वीनियर MQM पाकिस्तान है। मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मुस्तफ़ा साहब मुझे सबसे पहले बताइएगा MQM का मरदमशुमारी को लेकर एतराज़ात कहाँ से आए, और अब की जो मरदमशुमारी हो रही है कहाँ पर आपको लग रहा है कि जो करेक्ट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और उसके अंदर एरर्स आ रहे हैं या किए जा रहे हैं? देखिए, 2 मरहले हैं मरदमशुमारी के। पहले मरदमशुमारी में आम ज़ुबान में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपके सवाल के जवाब में। पहला मरहला है मकानों को गिनना, और दूसरा मरहला है उन मकानों के अंदर रहने वाले इंसानों को गिनना। तो ये 2 मरहले हो गए। पहले मरहले को कहते हैं खाना शुमारी, जिसमें आकर हर मकान के ऊपर मीम और शीन का जो घराने जो गिनते हैं, मीम और शीन का निशानात लगा के जाते हैं। फिर आकर फिर दूसरी टीम आती है और वो इंसानों को गिनती है। फिर उसके बाद जो कराची में हुआ है वो, और हैदराबाद में और सिंध के अर्बन सेंटर्स में, वो ये कि जो पहला मरहला है मकानों को गिनने वाला, उसको ही सही नहीं गिना गया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 29 लाख घराने रखे गए हैं, और यहाँ पर जो ब्लॉक्स की तादाद है वो 16,000 रखी गई है। और कराची हमने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ ये बात समझाई है, बताई है कि ये 29 लाख घराने नहीं हैं, इससे बहुत ज़्यादा हैं। और हमारा ये कहना है कि तकरीबन 10 लाख घराने यहाँ पर कम गिने जा रहे हैं। हम कैसे कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जो के इलेक्ट्रिक का जो बिल है ना, मीटर है, वो मीटर जो है तकरीबन जो है वो 35 लाख घरों पे मीटर लगे हुए हैं। और कराची में
हर घर में मीटर के इलेक्ट्रिक का नहीं लगा हुआ, तकरीबन 25% ऐसी आबादी है जो कि कुंडे पे चलती है या और उसके जो है वो इंतजामात हैं, या उसके पास बिजली नहीं है। तो आपको जो काउंट करना है वो तो सारे लीगल इलीगल सारे लोगों को काउंट करना है। दूसरी बात ये कि ये जो नंबर सारे निकल कर, हमारी कंप्लेंट्स के बाद जो नंबर सारे निकल कर आ रहे हैं, ये हमारे नंबर्स नहीं, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये अपनी जब अपनी टीमें उतारी हैं तो उस टीमों ने आकर यहाँ पर चेक किया और पता चला कि 32,000 हाई राइजेज ऐसी हैं कि जहाँ पर लोगों, या तो लोग गए नहीं हैं और गए हैं तो वहाँ पर लोगों को सही, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से ऊपर उनको काउंट नहीं किया। फिर आपको मैं ये अर्ज कर दूँ कि यहाँ पर नादरा का जो डाटा है वो डाटा ये बता रहा है कि तकरीबन 1,91,00,000 लोग वो हैं जो कि कराची के एड्रेस पे उनका आईडी कार्ड है और उनके बेफॉर्म है। तो कराची में जितने लोग रह रहे हैं उनका सबका कराची के एड्रेस पे बेफॉर्म और आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। कराची में तकरीबन अगर 2 करोड़ लोग जो है वो कराची के आईडी वाले हैं तो तकरीबन 1 करोड़ इंसान ऐसा रह रहा होगा यहाँ पर जो कि 25, 30, 50 सालों से यहाँ रह रहा है और उसका आईडी कार्ड जो किसी और एड्रेस किसी और शहर पर बना हुआ है। तो काउंट तो आपको उनको भी करना है। इसी तरह से सिंध के तमाम अजला में ये जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक ब्लॉक में घरों की तादाद होती है 200 से 250, जो कि हाई डेंसिटी इलाके होते हैं, जो शहर है नॉर्मली हाई डेंसिटी होते हैं और थिकली पॉपुलेटेड है, वहां पर तो 250 घरानों पे एक ब्लॉक बन सकता है। लेकिन जो कि रूरल एरियाज हैं जहां पर हॉरिजेंटल ग्रोथ है और वहां पर स्कैटर्ड ग्रोथ है, वहां पर 200 घरानों का या 250 घरानों का जमा करना मुश्किल काम है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब पीबीएस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, वो कराची और हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट के अलावा सारे सिंध भर में जो एवरेज मकानों की तादाद एक ब्लॉक में आ रही है, मकानों की तादाद एक ब्लॉक में वो आ रही है 250। 63 मकानात आपने एक ब्लॉक से कम कर दिए। अब कराची में 16,000 ब्लॉक्स, तो 63 मकानों को अगर आप 16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.5 पौने 10 लाख, तो 10 लाख ऐसे घर बनते हैं जिनको आपने घर कोई काउंट नहीं किया। और एक घर में आबादी आ रही है 5.3। दैट मीन्स इसको आप अगर घरानों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको आपने अभी स्लाइस कर दिया है, ये अभी आपने उसको काउंट ही नहीं किया। और जिनको आप काउंट कर रहे हैं वो उसकी कहानी अलग है कि कराची में 9% लोग आपने ऐसे काउंट किए जो कि एक बंदे की फैमिली पर पूरा घराना है, एक बंदे पे, जो कि पूरे पाकिस्तान, यानी कि एक घर में एक आदमी रह रहा है, यानी कि एक घर में एक आदमी रह रहा है। लेकिन एक ब्लॉक में अगर 200 घर हैं तो 200 फैमिलीज। अच्छा, लेकिन मुझे इसमें मुस्तफा साहब ये भी जरा फरमाइएगा, क्या ये आपको लग रहा है कोई टेक्निकल एरर है या ये इंटेंशनली किया गया है? क्यों? क्योंकि जो डाटा आप बता रहे हैं, जो वहां की आबादी आप बता रहे हैं, जो ग्लिचेस आप बता रहे हैं, ये टेक्निकल एरर अपेरेंटली मुझे नहीं लग रहा जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं। क्या ये आपके हिसाब से टेक्निकल एरर है या इंटेंशनली इन चीजों को कम शो करने की कोशिश की गई है? क्योंकि हैदराबाद की आबादी तकरीबन अब कराची के करीब करीब आ गई है। ये भी इसी के मद में मुझे इसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, ये टेक्निकल एरर और बदयांती दोनों हैं। ये टेक्निकल एरर भी है और इसमें नियतों का फतूर भी शामिल है। ये गलती नहीं है, ये डिज़ाइन बाय डिज़ाइन ये गलती है। और यहाँ पर ये जो जितने भी नंबर्स अब निकल कर आ रहे हैं, ये मेरी या मेरी पार्टी के निकाले हुए नंबर्स नहीं हैं। माइंड यू कि ये सारे नंबर हमारी कंप्लेंट पर, हमारी शिकायतों पर, जब हमने कहा कि भाई पूरे इलाकों में लोग आए ही नहीं हैं, पूरे स्ट्रक्चर जैसे खाली पड़े हुए हैं, उनको के ऊपर मीम शीम का निशान ही नहीं लगा। उसके बाद जब इस्लामाबाद से टीमें, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की टीमें जब उतरी हैं ग्राउंड पर, तो उन्होंने फिर ये मालूमात और ये फाइंडिंग्स किए हैं कि हाँ भाई वाकई यहाँ पर ये सारे मसाइल हैं। और जो नंबर्स हैं 32,000 हाई राइजेज, उनको गिना नहीं गया या गिना गया तो जो वो वहाँ पर कम गिना गया, ये हमारे नंबर्स नहीं हैं। तो ये सारा कुछ जो नंबर्स आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि नहीं। और ये जो आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं, नहीं, हैदराबाद पूरा डिवीजन है। हैदराबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी आबादी तो कम कर दी गई है। ये हैदराबाद पूरा डिवीजन है जिसके साथ और शहर जोड़कर वो आबादी जो है आप बता रहे हैं कि कराची के करीब आ गई, लेकिन जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां की आबादी कम की गई है निस्बतन। और मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो है वो ये बिल्कुल एथनिक लाइंस पर जो है उसको मुझे लगता है कि इसको एड्रेस किया जा रहा है, जो कि सही बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि ना आप किसी को ज़्यादा गिने
और ना आप किसी को कम गिने। आप जो जितना जहां है, जिस जगह है, उसको आप सही गिन लें। हमारी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट। और इस पे हम फोकस इसलिए करते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान में 75 सालों के बाद मुझे आपने सही गिनने का भी हक नहीं दिया है, बिल्कुल ठीक तो मैं इस रियासत के साथ मैं आप मुझे कैसे जो है वो आप मेरी तसल्ली कराएंगे, कैसे मेरी डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को खत्म करेंगे? ये अच्छा, ये बहुत सीवियर बात है। मुस्तफा साहब, अब इसमें दो चीजें आती हैं। इसमें बददियानती अगर आप बात करें या इंटेंशनली ये टेक्निकली खराब किया गया है, तो इसका आप किसको मुर्दे इल्ज़ाम समझते हैं? क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ पर इस वक्त पीपल्स पार्टी की है, लेकिन अगर हम देखें, आप लोगों की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और वहाँ से इंडोर्समेंट आपको मिली है कि जी हम इसको चीज़ को रेक्टिफाई करते हैं, हम इसको रीअलाइन करते हैं, हम दोबारा इसको करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक होती एज पर योर रिक्वायरमेंट नज़र आ रही हैं? देखिए, दो बातें हैं। ये खराबी तो दोनों लेवल पे है, इसलिए कि ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना, जियोटैग करना और उसकी ब्लॉक्स बनाना, ये तो फेडरल गवर्नमेंट के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की जो है वो जिम्मेदारी है। और उन्होंने कराची में कम से कम उन्होंने जो है वो 10,000 ब्लॉक्स जो हैं वो कम बनाए हैं। यहाँ पे बहुत आसानी से 40,000 ब्लॉक्स होने चाहिए थे। उन्होंने 29 लाख, मैंने आपको के इलेक्ट्रिक के मीटर्स की आपको मैंने मिसाल दे दी, उन्होंने 29 लाख इसको ब्लॉक रखे। तो पहले एक खराब, लेकिन उसके बाद जो अगली खराबी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो स्टाफ है, जो कि डीसी और एसीज के अंडर में काम कर रहा है, वो जो ब्लॉक्स बना दिए गए, जो 29 लाख घराने बना दिए गए, वो उन घरानों पे भी सॉरी, मैं शायद ब्लॉक कह गया, मैं घरानों की बात कर रहा हूं। घराने 29 लाख हैं और 16,000 ब्लॉक्स हैं। तो घराने, हम कहते हैं कि कम से कम कराची में 40 लाख घराने हैं, 29 लाख घराने नहीं होने चाहिए। और ये हम डॉक्यूमेंट के साथ इसको प्रूफ दे रहे हैं। उसके बाद जब दूसरे लेवल पे जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की टीम जब मरदमशुमारी करने जा रही है, उस मरदमशुमारी पे वहां पर प्रॉब्लम से, जो मैंने आपको बताया कि या तो लोग गए नहीं हैं, और अगर गए हैं तो उन्होंने कम काउंट किया। और बहुत सारे 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर इन्यूमरेटर्स ने बैठकर अपने हाथ से सिर्फ 200 घर हैं तो 200 लोगों को सिर्फ उसमें काउंट कर दिया। फी घर एक बंदा, फी घर एक बंदे का जो घराना है पूरे पाकिस्तान में 1-1.5% है, कराची में उन्होंने 9% कर दिया है। जहां तक बात है वजीर आजम साहब की और फेडरल गवर्नमेंट की, तो एक बात मैं आपसे बिल्कुल सही अर्ज कर दूं, और वो ये कि ये हमारी चौथी मीटिंग थी वज़ीर आज़म साहब से, और तकरीबन हम 8 दफ़ा वफाकी वज़ीर जो प्लानिंग है, प्लानिंग कमीशन के जो वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, उनसे हमारी मुलाकात हो चुकी है, उनकी टीम से मुलाकात हो चुकी है। उसके अलावा वफाकी वज़रा में बहुत हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो बैठ कर इन तमाम मसाइल को, उसने हमसे 2-2.5 घंटे की मीटिंग की, जिसमें जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, हमारी तरफ से अभी अमीनुल हक साहब, फारूक सत्तार साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जावेद हनीफ साहब, और मैं खुद भी शामिल था उसमें। तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने ये ज़रूर किया है कि उसने हमारी गुजारिशात जो हैं वो सुनी हैं, और सुनने के बाद उसने जो है वो जो अहकामात जारी किए, उसी की वजह से जो है वो लोग यहाँ पर, टीम यहाँ पर आई है। उसने हमारी कंप्लेंट्स में जो फाइंडिंग्स निकाली हैं, हमारी कंप्लेंट्स सही साबित हो गई। लेकिन उन फाइंडिंग्स को, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की अपनी फाइंडिंग्स हैं, उसको दुरुस्त होना और उसको गिनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो गिनी नहीं जाती और ये फाइंडिंग्स सिर्फ फाइंडिंग्स रह जाती हैं, तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए शायद 15 मई तक तौसी भी की गई है। एक ज़रा मैं पॉलिटिकल सिनेरियो पे थोड़ी सी आपकी रहनुमाई चाह रहा था। वफाकी हुकूमत ने PTI के साथ मुज़ाकरात शुरू किए हैं, और दूसरी तरफ कल रात को जो परवेज़ इलाही साहब के घर पे धावा बोला गया पुलिस की तरफ से एंड ऑल दैट, MQM पाकिस्तान क्या देख रही है? क्या ये मुज़ाकरात आपको लगता है कामयाब होंगे? और जो परवेज़ इलाही के घर के ऊपर जो कुछ हुआ है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने मुझसे पूछा है तो मैं कहना चाहता हूँ, इस मुल्क के मसाइल को
कोई एक पार्टी आज जिस जगह पे मुल्क चला गया है, और ये इस हुकूमत का किया धरा नहीं है, ये तो डेफिनेटली साबिक हुकूमत का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। ये हुकूमत तो जब आई है उसके पास तो ये उसने इनहेरिट जब किया सारा, तो वो सब चीज़ें सारी उनकी 4 सालों की जो भी मिस गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस और सारे जो डिसीजंस थे IMF वाले और चीज़ें वो सब कुछ उनको उसको इनहेरिट करना पड़ा है। उसके ऊपर ये उसने इसको लिया है, अपने कांधों पे ये बोझ लिया है। तो आप सिर्फ इस हुकूमत को ब्लेम नहीं दे सकते। यस, उनकी डेफिशिएंसीज होंगी, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा उस तरह से, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ इनको बुरा कह देना अच्छी बात नहीं होगी और मुनासिब बात नहीं होगी और जायज़ बात नहीं होगी। लेकिन आज जहाँ पे जिसने भी किया, जहाँ पे भी ये मुल्क आ गया है, इस मुल्क को इस इकोनॉमिक क्राइसिस और आज के इस क्राइसिस से कोई सिंगल पार्टी इसको बाहर नहीं निकाल सकती। कुछ चीज़ों पे तमाम पार्टीज़ को कौमी इत्तफाक राय कायम करना पड़ेगा, जिसमें PTI को शामिल होना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि कुछ मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए, और उस मिनिमम पॉइंट्स पे इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से जो भी फैसले देखें, तमाम आदादो शुमारी। जी आप कर लें जी कमेंट। तमाम अगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकूं, तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको और सख्त फैसले करने होंगे और वो आपकी मजबूरी होगी। उस सख्त फैसलों पे अगर हुकूमत कोई करती है ये फैसले तो, और कोई ओपोजिशन में बैठकर सिर्फ उसको जो है वो क्रिटिसाइज करता है, और उसको भी पता होगा अगर वो भी हुकूमत हो तो उसने भी यही फैसले करने होते, क्योंकि मजबूरी है, तो उससे जो है मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। और जब मुल्क को नुकसान पहुंचेगा तो चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, सबको नुकसान पहुंचेगा, अवाम को नुकसान पहुंचेगा। मैं ये समझता हूं कि वक्त आ गया है कि इसका रिजल्ट ये निकलना चाहिए कि सब लोग मिलकर बैठकर कुछ चंद मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर और इकोनॉमिक पॉइंट्स के ऊपर सबको एक जुबान होकर इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहिए, ताकि लोगों का कुछ भला हो। बिल्कुल ठीक है। मज़ाकरात के हक में आप, कल मुझे जो परवेज़ इलाही साहब के घर पे हुआ है उस पे MQM पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, वो भी मुझे देते जाइएगा जी प्लीज़। देखिए मैं समझता हूँ कि कोई भी आइन और कानून से मारवा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये दिखना नहीं चाहिए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि क्या चार्जेस हैं, किस बिना पर जो है वो ये सारा सिलसिला हो, मेरे पास इसकी पूरी डिटेल नहीं है। और मैं बस मेरी यही रिक्वेस्ट होगी तमाम मुल्क के चलाने वालों से, पंजाब हुकूमत से, कि अच्छा बुरा टाइम जो है सबके ऊपर आता है, और कहीं से भी अगर कोई चार्जेस हैं और जेन्युइन चार्जेस हैं तो वो उसके ऊपर ज़रूर करें, लेकिन कानून और जो है वो आइन में रहकर जो चीज़ें हो सकती हैं वो की जाए। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। एट द प्रोग्राम मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत एक अच्छी बात की है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जब तक आज की हुकूमत, आज का इंटरम सेटअप, आज की एंटी करप्शन, आज की पुलिस, आज के सरबराहान, आज के कंसर्न्ड को ये बात समझ नहीं आएगी, मुल्क, जमहूरियत, मईशत आगे नहीं चलेगी। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।